अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की एपिसोड नंबर 15। कर्नल डेविड ने चिट पर लिखी हुई तमाम तफसील पढ़ी और फिर कमीज कर्नल हेनरी की तरफ खिसकाते हुए उसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। नंबर घुमाते ही राब्ता कायम हो गया। हेलो, नंबर 11। इस वक्त हमारे पास सबसे तेज और होशियार जासूस कुत्ता कौन सा है? कर्नल डेविड ने पूछा। सर, बॉबी नाम का कुत्ता बेहद होशियार और तेज है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ठीक है, उसे ट्रेनर के साथ मेरे पास भेज दो, जल्दी, कर्नल डेविड ने तहकमाना लहजे में कहा और फिर रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल है कि मैं रेड आर्मी के कारकुनों को तलब करूं ताकि हम जल्द से जल्द इस काम की तरफ तवज्जो कर सकें, कर्नल हेनरी ने कहा और इसके साथ ही उसने टेलीफोन अपनी तरफ खिसका लिया। कर्नल डेविड ने सर हिलाते हुए इंटरकॉम का बटन दबा दिया और 10 मुसल्लह अफराद और 3 कारों को तैयार रहने का हुक्म देने में मसरूफ हो गया। कर्नल हेनरी ने भी 3 कारों और रेड आर्मी के कारकुनों को हेडक्वार्टर में तलब कर लिया। मेरा ख्याल है कि काम खासा तवील साबित होगा। इस वक्त न जाने अबू नाफे कहाँ हो, कर्नल हेनरी ने कहा। हाँ देखो, बहरहाल अब हमारे पास यही क्लू बाकी रह जाता है, कर्नल डेविड ने जवाब दिया। और उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक नौजवान हाथ में एक बड़े से कुत्ते की जंजीर संभाले कमरे में दाखिल हुआ। नौजवान ने अंदर दाखिल होते ही बड़े मुअद्दबाना अंदाज में झुककर सलाम किया। तुम्हारा नाम? कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में पूछा। रास्को जनाब, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। देखो रास्को, इंतहाई अहम और इंतहाई खतरनाक मुजरिम को तलाश करना है। हमारे पास इस मुजरिम की कमीज मौजूद है। क्या बॉबी ये काम करेगा? कर्नल डेविड ने कहा। बॉबी पाताल में से भी मुजरिम को खींच लेने का माहिर है। आप बेफिक्र हो जाएं जनाब, रास्को ने जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम्हारे कुत्ते ने यह कारनामा सर अंजाम दिया तो तुम्हें नट के नाम के साथ साथ ग्रेड में भी तरक्की दी जाएगी, कर्नल डेविड ने कहा। थैंक यू सर, आप कतई बेफिक्र रहें, रास्को ने मुसरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये मुजरिम की कमीज है। हम 6 कारों में तुम्हारी निगरानी करेंगे। तुम्हें खुद भी बेहद होशियार और मुहतात रहना होगा, कर्नल डेविड ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, रास्को ने आगे बढ़कर अबू नाफे की कमीज लेते हुए कहा। अब तुम पोर्च में पहुंच जाओ, हम वहीं पहुंच रहे हैं, कर्नल डेविड ने कहा और रास्को कमीज उठाए कुत्ते को घसीटता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इमरान जब अपने अड्डे पर पहुंचा तो अबू नाफे पहले से वहां मौजूद था। इमरान को देखते ही अबू नाफे और इमरान के साथी उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। क्या रहा प्रिंस? अबू नाफे ने बेचैन नजरों से पूछा। सब ठीक है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एक कुर्सी पर ढेर हो गया। क्या बिजली घर तबाह हो गया? अबू नाफे ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं भाई, अभी तो फ्यूज उड़ा है, तबाही तो बाद में होगी। कैप्टन शकील कहाँ है? इमरान ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो पायलट का मेकअप कर चुका है और मिशन की तकमील के लिए इशारे का मुंतजिर है, अबू नाफे ने जवाब दिया। वज़ा की बेटियों के बारे में क्या पेशरफ्त हुई? इमरान ने पूछा। मेरे आदमी सेंट्रल फूड पॉइंट में मुतल्लिका आदमियों की जगह संभाल चुके हैं। मैं अभी वहीं से वापस आ रहा हूँ, अबू नाफे ने जवाब देते हुए कहा। वेरी गुड, खेप किस वक्त जाएगी? इमरान ने तहसीन अमीज नजरों से अबू नाफे को देखते हुए कहा। खेप शाम को 7 बजे जाती है और अभी 4 घंटे बाकी हैं।
मेरे प्रोग्राम के मुताबिक आप लोग 6:30 बजे सेंट्रल फूड डिपार्टमेंट में पहुंच जाएं, ताकि 7 बजे वाली खेप में गजा के बजाय आपको भेजा जा सके। अबू नाफे ने जवाब दिया। प्रेसिडेंट हाउस पर हमले की क्या पोजीशन है? इमरान ने पूछा। उसके मुताबिक तो अभी कोई प्लान नहीं बनाया गया। जैसे आप कहें, अबू नाफे ने जवाब दिया। हाँ, उसके मुताबिक प्लानिंग करनी होगी। लेबॉर्ट्री की तबाही के बाद हमारा मिशन खत्म हो जाएगा और फिर हमें इस मुल्क से निकलना भी है। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि अगर हम कोई तेज रफ्तार जंगी जेट हासिल कर लें तो जल्द अज जल्द इसराइल से निकल सकते हैं। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। मगर जनाब, जैसे ही ये इल्म हो गया कि हम इस जहाज में हैं, इसराइली फिजाइया हरकत में आ जाएगी और फिर हमारा निकल जाना नामुमकिन हो जाएगा। अबू नाफे ने एतराज करते हुए कहा। भाई, इसीलिए तो तुम्हें प्रेसिडेंट हाउस पर हमला करने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारा मिशन ये होगा कि तुम सदर को अगवा कर लो। हम सदर को जरगवाल बनाकर अपने हमरा ले जाएंगे। इस तरह फिजाइया बेबस हो जाएगी। इमरान ने जवाब दिया। वेरी गुड आइडिया, शानदार। सदर की जहाज में मौजूदगी से फिजाइया बेबस हो जाएगी और हम बड़ी आसानी से करीबी मुल्क में पहुंच जाएंगे। अबू नाफे ने खुशी से उछलते हुए कहा। अबू नाफे, इसराइल के पास कितने फलस्तीनी गुरीले कैद हैं? इमरान ने कुछ सोचते हुए पूछा। 40 के करीब अहम आदमी हैं। अबू नाफे ने हैरान होते हुए जवाब दिया। ठीक है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। क्यों, क्या आप जेल पर हमला करने का प्रोग्राम बना रहे हैं? अबू नाफे ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, भला हमें इसकी क्या जरूरत है? हम सदर की रिहाई के बदले में अपने 40 आदमी तलब कर लेंगे और इसराइल को हमारा ये मुतालबा मानना ही पड़ेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह हाँ, वाकई। मगर मेरा ख्याल है कि अगर हम सदर को हलाक कर दें तो बैनुल-अक़वामी तौर पर इसराइल पर हमारी बर्तरी कायम हो जाएगी। अबू नाफे ने कहा। नहीं अबू नाफे, इस तरह बहुत सी बैनुल-अक़वामी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी और हम इससे कोई हकीकी मफाद भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसराइल वाले किसी और को सदर बना देंगे। यहाँ आदमियों की क्या कोई कमी है? अलबत्ता सदर के बदले में अगर हम 40 तरबियत याफ्ता अफराद को रिहा करा लें तो यह हमारे हक में बेहद फायदेमंद होगा। यही 40 आदमी बाद में इसराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। इमरान ने जवाब दिया। आपकी बात दुरुस्त है, अबू नाफे ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तो अब प्रोग्राम अच्छी तरह समझ लो। कैप्टन शकील इस बार हमारे साथ ही हेलीकॉप्टर वहां उतार देगा। वो हेलीकॉप्टर में खराबी का बहाना बना सकता है। मिशन में कामयाबी के बाद हम इसी हेलीकॉप्टर में हवाई अड्डे पहुंच जाएंगे। इधर जिस वक्त हेलीकॉप्टर हमें लेकर लेबॉर्ट्री की तरफ जाए, तुमने अपने साथियों समेत प्रेसिडेंट हाउस पर हमला कर देना है और इसी वक्त मैं एटमी बिजलीघर को भी उड़ा दूंगा। इससे ये फायदा हो जाएगा कि GP5 और रेड आर्मी इन 2 टारगेट्स पर मसरूफ हो जाएगी। तुम्हें प्रेसिडेंट हाउस पर खासी देर हमला जारी रखना है। अलबत्ता प्रेसिडेंट को पहले ही हल्ले में यरगमाल बना लेना है। फिर तुम प्रेसिडेंट को हमरा लेकर हवाई अड्डे पहुंच जाना और वहां एक जेट जहाज पर कब्जा कर लेना। हम हेलीकॉप्टर पर वहां पहुंच जाएंगे और फिर हम तुम्हारे साथ जेट में आ जाएंगे और इसी जेट जहाज के साथ हम इसराइल से बाहर निकल जाएंगे। इमरान ने प्रोग्राम की तफसील बताते हुए कहा। ठीक है जनाब, ये काम हो जाएगा, अबू नाफे ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, सामान पहुंच गया है? इमरान ने कुर्सी से उठते हुए पूछा। हाँ, आपका मतलूबा सामान स्टोर में मौजूद है, अबू नाफे ने जवाब दिया। ओके, मेरा ख्याल है कि हम 6 बजे तक फारिग हैं।
6 बजे हम लोग सेंट्रल फूड डिपार्टमेंट जाने के लिए तैयार होंगे, इमरान ने कहा और फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। ओके, मैं जाकर प्रेसिडेंट हाउस पर हमले का प्रोग्राम सेट करता हूँ। मैं 6 बजे से चंद लम्हे पहले यहाँ पहुंच जाऊंगा, अब मुनाफी ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। रास्को ने कर्नल डेविड का इशारा मिलते ही कुत्ते की जंजीर संभाल ली और उसे मखसूस आवाज निकालकर हेडक्वार्टर से बाहर जाने का इशारा किया। अबू नाफे की कमीज उसने कुत्ते को अच्छी तरह सुंघा दी थी, बल्कि मजीद तसल्ली के लिए उसने वो कमीज कुत्ते के गले में बांध दी थी ताकि कुत्ता मुसलसल उसकी बू सूंघता रहे। कुत्ते और रास्को के बाहर निकलते ही हेडक्वार्टर से 6 कारें बाहर आ गईं, जिनमें से 3 पर रेड आर्मी के मुसल्लह मेंबर कर्नल हेनरिक समेत और 3 कारों में GP5 के 10 आदमी कर्नल डेविड की रहनुमाई में सवार थे। कुत्ता हेडक्वार्टर से बाहर निकलते ही तेजी से एक गली में घुसता चला गया और फिर गली में से होकर वो सड़क पर आ गया। सड़क पर चंद लम्हे वो थूथनी उठाकर हवा में कुछ सूंघता रहा और फिर उसका रुख दाएं तरफ हो गया। रास्को कुत्ते की जंजीर संभाले उसके साथ साथ चल रहा था, जबकि उससे थोड़ी दूर 6 कारें आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। कारों में सवार सब अफराद की तेज नजरें कुत्ते पर जमी हुई थीं। मुख्य सड़कों पर फिरते फिरते उन्हें तकरीबन 3 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर गया। कुत्ता कभी किसी तरफ निकल जाता और कभी किसी तरफ। महसूस हो रहा था जैसे अब मुनाफे की बू उसे सारे शहर में फैली हुई महसूस हो रही है। बहरहाल रास्को को उम्मीद था कि बॉबी आखिर मुजरिम का खोज निकाल लेगा। घूमते घूमते जब रास्को और कुत्ता एक चौक पर पहुंचे तो वहां सुर्ख बत्ती होने की वजह से शमाल जनूब की ट्रैफिक रुकी हुई थी। रास्को कुत्ते को संभाल कर खड़ा हो गया। उसी लम्हे एक नीले रंग की कार चौक पर आकर रुकी और कुत्ते ने हड़बड़ाकर अपनी थूथनी उठाई और बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। दूसरे ही लम्हे वो उछल कर इस नीले रंग की कार की तरफ बढ़ा। वो पहली बार बुरी तरह भौंक रहा था। रास्को उसके पीछे कार की तरफ बढ़ता चला गया। कारों में बैठे हुए अफराद की नजरें भी कार पर जम गईं। कुत्ता नीली कार के करीब पहुंचकर उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नौजवान पर लपकने लगा और रास्को समझ गया कि ये वही मुजरिम है जिसकी तलाश के लिए वो निकले हैं। इसलिए उसने फुर्ती से जेब से सीटी निकालकर मुंह में दबाई और बजाने लगा। ये कारों में बैठे हुए अफराद के लिए काशन था कि कुत्ते ने मुजरिम का खोज निकाल लिया है। मगर उसी लम्हे ट्रैफिक खुल गया और नीली कार तेजी से आगे बढ़ गई, मगर अब 6 कारें उसके ताक़ुब में थीं। कार में बैठे हुए नौजवान को भी शायद अपने ताक़ुब का एहसास हो गया था, क्योंकि उसने कार की स्पीड अचानक बढ़ा दी थी और फिर सड़क पर कारों की दौड़ शुरू हो गई। सड़क पर बेपनाह ट्रैफिक की वजह से नीली कार का ताक़ुब मुश्किल हो रहा था। इसलिए कर्नल हेनरिक ने कारों के सायरन बजाने का हुक्म दे दिया और दूसरे लम्हे फिजा 6 कारों से बुलंद होने वाले करख्त सायरनों की आवाजों से गूंज उठी और उसके साथ ही सड़क पर ट्रैफिक काई की तरह फटती चली गई। मगर नीली कार का ड्राइवर को जरूरत से ज्यादा ही होशियार और चालाक साबित हो रहा था। वो इंतहाई तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ मुख्तलिफ गलियों में घुस जाता और वहां से फिर किसी सड़क पर निकल आता। इस तरह कर्नल डेविड को उसके ताक़ुब में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। वैसे कर्नल डेविड अगर चाहता तो गोलियों से नीली कार को छलनी कर देता, मगर वो मुजरिम को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था ताकि उससे दूसरे मुजरिमों का पता मालूम किया जा सके।
कर्नल डेविड, तुम्हारी कार आगे है, नीली कार के टायर बस्ट कर दो। कार ट्रांसमीटर पर कर्नल हेमरिक की आवाज सुनाई दी। नहीं कर्नल, मुजरिम अगर कार से उतर कर भाग निकला तो उसका पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त कुत्ता हमारे साथ नहीं है। अब भी न जाने कितना अर्सा उसे तलाश करने में लग जाए, कर्नल डेविड ने जवाब देते हुए कहा। उस वक्त नीली कार शहर की सबसे बड़ी शाहराह पर दौड़ी चली जा रही थी और फिर अचानक वो एक तंग सी गली में घुस गई। कर्नल डेविड ने, जो नीली कार से 200 गज के फासले पर था, बड़ी फुर्ती से कार को उसी गली में मोड़ा, मगर फौरन ही उन्हें ब्रेक्स लगानी पड़ी, क्योंकि गली आगे बंद थी और नीली कार वहां मौजूद थी। कार रोककर वो सब तेजी से बाहर आ गए। उन सबके हाथों में स्टीन गन्ने मौजूद थी, मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़े, क्योंकि नीली कार खाली थी और मुझे गायब हो चुका था। चूंकि इस गली में किसी मकान का दरवाजा ना था, इसलिए जाहिर है कि मुझे दीवार फांद कर दूसरी तरफ निकल गया है। वापस चलो, मुड़कर इधर चलो। मुझे सामने वाली दीवार फांद कर सेंट्रल बाग में चला गया है, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा, और फिर पीछे आने वाली कारें इंतहाई तेजी से मुड़ी और अब उनका रुख सेंट्रल बाग की तरफ था। अब कर्नल डेविड की कार सबसे पीछे थी। कर्नल डेविड का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, क्योंकि मुजरिम बज़ाहिर हाथ से निकल चुका था। अब मुनाफे तमाम इंतजामात मुकम्मल करने के बाद अब कार में बैठा वापस इमरान की तरफ जा रहा था, ताकि ऑपरेशन शुरू किया जा सके। वो अपने इंतजामात से बेहद मुतमिन था और उसे यकीन था कि इस ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा और इसराइल आइंदा आने वाले कई सालों तक अपने जख्म चाटता रहेगा। अब मुनाफे का इरादा यही था कि वो प्रिंस और उसके साथियों समेत इसराइल से निकल जाएगा और फिर एक तवील अरसा बाहर गुजार कर वो दोबारा इसराइल आएगा, ताकि इसराइली उसे भूल जाएं, जबकि उसके साथी अभी तक इसराइली हुकाम की नजरों से बचे हुए थे। इसलिए वो यहाँ काम करते रहेंगे। अब मुनाफे ने अपने असिस्टेंट उकाब नंबर 2 को इस बारे में तफसीली हदायत दे दी थी। उसका प्रोग्राम ये था कि प्रेसिडेंट हाउस पर हमले के बाद उसके साथी फरार हो जाएंगे और वो अकेला ही प्रेसिडेंट को अगवा करके हवाई अड्डे पर ले जाएगा। उसे यकीन था कि प्रेसिडेंट की वजह से इसराइली दरिंदे इस पर हाथ ना उठा सकेंगे और वो उनके जालिम हाथों से बचा रहेगा। यही सोचता हुआ जब वो मेन रोड के आखिरी चौक पर पहुंचा तो ट्रैफिक बंद हो गया और उसने कार ट्रैफिक क्रॉस के करीब रोक दी। उसी लम्हे उसकी नजरें सड़क के करीब खड़े हुए एक आदमी पर पड़ी, जिसने एक बड़े से जासूस कुत्ते की जंजीर संभाल रखी थी। अभी अबू नाफे कुत्ते और इस आदमी को गौर से देख ही रहा था कि अचानक कुत्ता तेजी से कार की तरफ लपका और फिर उछल उछल कर उस पर लपकने लगा और उसी लम्हे अबू नाफे की नजरें कुत्ते की गर्दन से लिपटी हुई अपनी कमीज पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। एक लम्हे से भी कम अरसे में वो समझ गया कि जासूस कुत्ते के जरिए उसकी तलाश की जा रही है और कुत्ते ने उसे तलाश भी कर लिया है और उसके साथ ही उसे यकीन था कि GP5 और रेड आर्मी के खौफनाक लोग कहीं करीब ही मौजूद होंगे। अबू नाफे ने बेचैन नजरों से ट्रैफिक सिग्नल की तरफ देखा और फिर ऐन उसी लम्हे ट्रैफिक सिग्नल पर सब्ज बत्ती जल उठी। अबू नाफे ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी और फिर उसे एक सीटी की आवाज सुनाई दी, मगर वो इंतहाई तेज रफ्तारी से कार दौड़ाई चला गया। सड़क पर बेपनाह ट्रैफिक की वजह से उसे तेज रफ्तारी से कार दौड़ाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि अचानक उससे 200 गज पीछे 6 कारों के सायरन गूंज उठे
और उसके साथ ही सड़क पर मौजूद ट्रैफिक काई की तरह फटती चली गई। उससे जहां ताक़ुब करने वालों को फायदा पहुंचा, वहां अबू नाफी की मुश्किल भी आसान हो गई। अब इत्मीनान से कार की रफ्तार बढ़ाए चला जा रहा था। दूसरे लम्हे उसने कार को एक गली में मोड़ा और एक बार फिर सड़क पर निकल आया, मगर सायरन बजाने वाली कारें भूतों की तरह उसका पीछा कर रही थीं और उनका दरमियानी फासला लम्हा ब लम्हा कम होता चला जा रहा था। अबू नाफी ने एक्सीलेटर को आखिरी हद तक दबा कर रखा और उसकी कार आंधी और तूफान की तरह उड़ी चली जा रही थी। और फिर अचानक एक तंग सी गली उसकी नजरों के सामने आ गई और एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद अबू नाफी ने कार इस गली में मोड़ दी। मुद्दतों से यहाँ रहने की वजह से उसे यहाँ की हर सड़क और हर गली के मुतालिक अच्छी तरह इल्म था, इसलिए उसे कार गली में मोड़ते वक्त मालूम था कि ये गली बंद है और इसके आखिर में एक छोटी सी दीवार है जिसके दूसरी तरफ सेंट्रल बाग है। और अबू नाफी ने अब कार से उतरने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि कार में बैठे बैठे वो ज्यादा अरसे तक ताक़ुब करने वालों से नहीं बच सकता, और फिर एक कार हो तो उसे डॉज दिया जा सकता है, मगर 6 कारों को डॉज देना नामुमकिन था। चुनांचे उसने कार से उतरकर भागने का फैसला करके ही कार को बंद गली में मोड़ा था, और कार गली में मोड़ते ही जैसे वो गली के आखिरी सिरे तक पहुंचा, उसने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए और दूसरे लम्हे वो कार से बाहर था। वो तेजी से भागता हुआ दीवार के किनारे पर पहुंचा और फिर उसने पूरी कुव्वत से छलांग लगा दी। जोश और तेजी की वजह से पहली छलांग ही कामयाब रही और वो तकरीबन उड़ता हुआ दीवार के सिरे पर पहुंच गया। दूसरे लम्हे उसने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। नीचे गिरते हुए उसने दीवार की दूसरी तरफ गली में कार के ब्रेक चीखने की आवाजें सुनी। वो नीचे गिरते ही उठा और अंधाधुंध बाग के गेट की तरफ भागने लगा। उसे खतरा था कि कहीं उसका ताक़ुब करने वाले भी दीवार फांद कर उसके पीछे न आ जाएं। बाग में इस वक्त खासी गहमा गहमी थी, इसलिए लोगों में आते ही उसने अपने आप को संभाल लिया और अब उसका रुख बाग के टॉयलेट की तरफ था। टॉयलेट्स की तवील कितार में से एक टॉयलेट का दरवाजा खुला हुआ था, इसका मतलब था कि यहाँ एक टॉयलेट खाली है। अबू नाफी तेजी से इस टॉयलेट में घुसता चला गया। उसने बड़ी फुर्ती से अपना कोट उतार कर उसे उल्टा और फिर पहन लिया। वो हमेशा डबल सिलाई का कोट पहनता था ताकि उसे फौरी तौर पर बदला जा सके। अब कोट का रंग और डिजाइन बदल गया था। इस तरह उसने टाई भी उलट कर बांध ली। सर पर उल्टे सीधे हाथ मारकर उसने बालों को मुख्तलिफ अंदाज में सेट कर लिया और फिर बड़े इत्मीनान से टॉयलेट से बाहर आ गया। अब हजूम में मिलकर वो बाग के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसे यकीन था कि अब वो फौरी तौर पर पहचाना नहीं जा सकेगा। जल्द ही वो बड़ी सड़क पर आ गया। उसे मालूम था कि ताक़ुब करने वाले सीधे यहीं आएंगे और उसे इस बात का भी यकीन था कि वो किस रास्ते से आएंगे, इसलिए उसने अपना रुख उनकी मुखालिफ सिमत में कर लिया और फिर सड़क पार करके वो एक तंग सी गली में घुसता चला गया। जैसे ही वो गली के सिरे पर पहुंचा, उसने कारों को बाग के दरवाजे के करीब रुकते देखा और वो मुस्कुराता हुआ तेजी से गली में घुसता चला गया। उसे खुशी थी कि वो ताक़ुब करने वालों को डॉज देने में कामयाब हो चुका है। गली क्रॉस करके वो जैसे ही सड़क पर पहुंचा, उसने एक तरफ हटकर खाली टैक्सी का इंतजार करना शुरू कर दिया, मगर अभी उसे वहां खड़े हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि उसे करीब ही कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे वो चलकर तेजी से भाग पड़ा, क्योंकि उसकी नजरें करीब आते हुए इस जासूस कुत्ते और उसके रखवाले पर पड़ गई थीं। कुत्ता उससे खासा करीब था
اور وہ پوری طاقت سے اپنے رکھوالے کو گھسیٹ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ کتے نے اسے پہچان لیا تھا، اور پھر کتے نے رکھوالے کے ہاتھ سے زنجیر چھڑا لی اور بجلی کی سی تیزی سے بھاگتے ہوئے ابو نافع پر آن پڑا۔ کتے کے زوردار دھکے سے ابو نافع زمین پر گر پڑا اور کتے نے اس کی گردن کو اپنے جبڑے میں جکڑنے کے لیے اپنا خوفناک منہ اس کی گردن کی طرف بڑھا دیا۔ ابو نافع نے نیچے گرتے ہی پوری قوت سے کتے کی پسلیوں پر جوڑوں کا وار کیا اور کتا چیختا ہوا سڑک پر جا گرا۔ مگر یہ ابو نافع کی بدقسمتی تھی کہ کتے کی زنجیر ابو نافع کی گردن میں لپٹ گئی اور کتے کے زور کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسی لمحے کتے کا رکھوالا بھی چیختا ہوا اس پر آن پڑا۔ وہ مجرم چیخ رہا تھا، اور پھر ارد گرد پھیلے ہوئے سپاہی اور عام لوگ دوڑ پڑے، اور چند لمحوں بعد ابو نافع سپاہیوں کے ہاتھوں میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، جبکہ رکھوالے نے کتے کی زنجیر تھام کر اسے ایک طرف گھسیٹ لیا۔ آرام سے پکڑو، میں کہیں نہیں بھاگ رہا، ابو نافع نے اپنے کھولتے ہوئے ذہن پر قابو پاتے ہوئے ان سپاہیوں سے کہا جو اسے بری طرح جکڑے ہوئے تھے، اور اس کی اطمینان بھرے لہجے کا سپاہیوں پر خوشگوار اثر پڑا اور انہوں نے گرفت ذرا ہلکی کر دی۔ دوسرے لمحے ابو نافع نے اپنے جسم کو ایک زبردست جھٹکا دیا اور اس نے ان دونوں سپاہیوں کو بری طرح اچھال دیا جنہوں نے اس کے بازو پکڑے ہوئے تھے، اور پھر غوطہ لگا کر وہ ہجوم کے درمیان سے بھاگتا چلا گیا۔ وہ ہر قیمت پر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پرنس اور اس کے ساتھی اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اس اہم ترین مشن کا دار و مدار اس کی ذات پر منحصر ہے۔ اگر وہ پکڑا گیا تو یہ مشن لازمی طور پر ناکام ہو جائے گا۔ ہجوم میں سے غوطہ لگا کر وہ تیزی سے بھاگا، مگر دوسرے لمحے اس کی پشت پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ابو نافع منہ کے بل سڑک پر گر گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی پشت میں لوہے کی گرم سلاخ اتار دی ہو۔ یہ احساس بھی چند لمحے رہا اور پھر اس کے دماغ پر تاریکیاں چھاتی چلی گئیں، اور وہ چند لمحے سڑک پر ہی ہاتھ پیر پٹکنے کے بعد بے حس و حرکت ہو گیا۔ جس سپاہی سے ابو نافع نے اپنے آپ کو چھڑایا تھا، اس نے اٹھتے ہی ریوالور نکال کر اس پر گولی چلا دی تھی، اور یہ ابو نافع کی بدقسمتی تھی کہ گولی پشت میں ایسی جگہ لگی کہ پشت میں گھس کر سیدھی دل میں اتر گئی، اور ابو نافع کی روح چند ہی لمحوں میں کفسری انصری سے پرواز کر گئی، اور اس کے ساتھ ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کا تمام منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ ابو نافع کے بغیر نہ ہی وہ سینٹرل فوڈ ڈپارٹمنٹ میں جا کر غذا کی پیٹیوں میں بند ہو کر لیبارٹری میں پہنچ سکتے تھے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ ہاؤس پر حملہ کر کے صدر کو اغوا کیا جا سکتا تھا۔ یہ شاید ان سب کی بدقسمتی تھی کہ کتا اور اس کا رکھوالا کاروں کے جانے کے بعد واپس ہیڈ کوارٹر جاتے ہوئے اس سڑک پر آ نکلے تھے جہاں ابو نافع باغ میں سے ہو کر پہنچا تھا، اور کتے نے اسے ایک بار پھر تلاش کر لیا تھا۔ 6 بجنے میں بھی کچھ دیر باقی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی سامان سے لیس ہو کر ابو نافع کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ مشن کی تکمیل کے لیے روانہ ہو سکیں۔ عمران اپنے ساتھیوں کو لیبارٹری میں کیے جانے والے اقدامات کے متعلق ہدایت دے رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایٹمی لیبارٹری تھی اور ہو سکتا ہے وہاں ایٹمی مادے اور ایٹم بم تک موجود ہوں، اور ذرا سی غفلت سے ان کی اپنی جانیں بھی خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ یہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک نوجوان بکھرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ وہ باس مارا گیا، اس نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ کون مارا گیا؟ وہ سب چونک کر کھڑے ہو گئے۔ باس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کی لاش 13ویں شاہراہ پر پڑی ہے۔
और मुझे अभी अभी इत्तला मिली है। नौजवान ने बुखलाए हुए और गमज़दा लहजे में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कौन बॉस मारा गया है? इमरान ने झुंझलाकर कहा, अबू नाफे। उसे जासूस कुत्ते के जरिए पकड़ा गया था और फिर एक सिपाही ने उसकी पुश्त पर गोली मार दी। नौजवान ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ओ खुदा, ये क्या हुआ? अब इसके बगैर ऑपरेशन कैसे होगा? इमरान ने कहा और फिर मायूसी के आलम में कुर्सी पर ढेर हो गया। इमरान के साथियों के चेहरों पर भी मायूसी उमड़ आई। हमारा एक साथी अभी उस रास्ते से गुजरा तो वहां GP5 और सिपाहियों का जमघटा था। उसने खुद अबू नाफे की लाश देखी है। उसने अभी अभी मुझे इत्तला दी है। नौजवान ने तफसील बताते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा राब्ता बाकी उकाबों से है? इमरान ने चौंक कर पूछा, नहीं जनाब, इनसे सिर्फ बॉस का राब्ता था। हमें तो मालूम ही नहीं कि वो कौन है और इनसे राब्ता कैसे कायम किया जाता है। नौजवान ने, जो इस अड्डे का इंचार्ज था, मायूस से लहजे में जवाब दिया,